हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सारे ऑल सब सिलेबस का। मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी और आपको उसको एक्सप्लेन करके लिखना है बस, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो है वो संचार की प्रक्रिया और तत्व। मैंने जैसा कि आपको डिटेल वीडियो में ही बताया था, अगर आपने देखा नहीं है तो वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको की पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि आप अपना एक्सप्लेन करके एग्ज़ाम में लिख सकें, ठीक है। तो हमारे मुख्य रूप से 6 तत्व बताए गए थे। हम तत्वों को घटक भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है स्रोत यानी संप्रेषक, यानी जहाँ से सूचना शुरू होती है। दूसरा है संदेश यानी हमारा टॉपिक क्या है, सूचना जिसे हम बोलते हैं। तीसरा है माध्यम यानी हम किसके जरिए अपना संदेश रिसीवर तक पहुँचाएंगे, यानी हमारा चौथा घटक है रिसीवर या फिर हम प्राप्तकर्ता जिसे कहते हैं। पांचवा हमारा घटक है फीडबैक, जिसे हम प्रतिपुष्टि कहते हैं या फिर प्रक्रिया भी कहते हैं। और छठा है अवरोध, हम इसे बाधाएं और रुकावट भी कह सकते हैं। अगले हमारा संचार के प्रकार। संचार के प्रकार मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, गैर मौखिक या फिर हम इसे अमौखिक भी बोलते हैं, और लिखित। गैर मौखिक में भी कुछ प्रकार बताए गए थे, जैसे कि आँखों की भाषा, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा, कोड भाषा, चेहरे का भाव, ध्वनि प्रतीक। अगला हमने बताया था कि प्रभावी संचार के लिए कुछ रणनीतियाँ हैं, तो उसके हमने की पॉइंट यहाँ पे बता दिए। आपको एक्सप्लेन खुद करना है, ठीक है। नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो जाके देख लेंगे, उसमें मैंने ये वाला चैप्टर पूरे अच्छे से डिटेल से करवा रखा है। सबसे पहला है सहायक संबंधी के साथ सुरक्षित वातावरण, यानी कि एक छात्र का अपने शिक्षक के साथ एक ऐसा संबंध होना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शिक्षक को बता सके और शिक्षक उसे सॉल्व करने में उसकी सहायता करे। इससे छात्र का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह निडर हो जाता है एक तरीके से। अगला है सामूहिक कार्य की अधिकता। सामूहिक मतलब टीम वर्क, है ना। सामूहिक कार्य मतलब टीम वर्क। टीम वर्क करने से भी बच्चा जो है ज़्यादा मतलब अपने कार्य को बोझिल नहीं समझता, वो खुशी खुशी कर रहा होता है, ताकि क्योंकि उसके सहभागी उसका मतलब साथ दे रहे होते हैं। अगला है शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा में हमें ये बताना है कि जो टीचर है उसे केवल पढ़ाना नहीं चाहिए, उसको आंखें खोल मतलब आंखें जो है आंखों से संपर्क बनाए रखना चाहिए छात्रों के साथ। और सक्रिय श्रवण हमारा चौथा है। सक्रिय श्रवण यानी अच्छे से सुनना चाहिए। अच्छे से सुनना, गलत सुनने से हमारे 60% हमारा जो है गलतफहमियाँ पैदा होती हैं गलत सुनने की वजह से। और हम 2 हमारे लाभ भी होते हैं सही प्रकार से सुनने के। पहला लाभ ये होता है कि हम क्लास में बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं, और दूसरा ये होता है कि हमारी जो गलतफहमियाँ होती हैं वो नहीं मतलब गलतफहमियाँ नहीं पनपती हैं। अगला है हमारा फीडबैक। फीडबैक ज़रूर देना चाहिए, मतलब क्लास में फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी कमियों का और बच्चे को क्या क्या समझ में आया इस चीज़ का पता चलता है। अगला है हास्यवृत्ति। हास्यवृत्ति में बताया गया है कि मतलब कि चुटकुलों का या फिर कोई हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंधित कोई हास्य हो जो कि एक हंसमुख हो, है ना, जिससे कि मनोरंजन का माहौल क्लास में हो जाए। इस तरीके का हास्य हमें बोलना चाहिए। ध्यान रहना चाहिए कि हमें नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग ना करना, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे किसी भी प्रकार से परेशान करते हैं तो वो क्लास में इनडिसिप्लिन का एक उदाहरण बन जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे कि हमें स्वस्थ हास्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले, ठीक है। अगला है तकनीकी, यानी कि अलग अलग प्रकार से हमें अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करके अपने पाठ को समझाना चाहिए, जैसे कि चित्रों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इस तरीके से समझाना चाहिए। अगला है पूर्ण स्पष्टीकरण, यानी अपने भाषा में स्पष्टीकरण का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए, और उसके बाद उनसे प्रश्न भी पूछने चाहिए ताकि उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने पढ़ाया है क्या वो बच्चे को समझ में आया है या नहीं। अगला है संचार के विभिन्न साधन। तो संचार के विभिन्न साधन या फिर हम इसे माध्यम भी बोल सकते हैं। पहला है ऑडियो मीडिया, जिसे हम श्रवण माध्यम भी कहते हैं। श्रवण माध्यम जिसमें हम केवल सुन के, जैसे मतलब रेडियो टेप रिकॉर्डर के माध्यम से कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो हो गया मतलब संचार करते हैं। दूसरा हो गया दृश्य माध्यम। दृश्य को हम वीडियो मीडिया भी बोलते हैं।
जैसे कि कोई चीज़ हम चित्रों को देख के कोई चीज़ सीखते हैं, तो हमारा वो दृश्य मीडिया में आ गया। श्रव्य और दृश्य मीडिया में हमारी फिल्में आ जाती हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ देख के और सुन के समझते हैं। जैसे कि हमने क्लास में देख रखा है कि जब हमारा ज्योग्राफी का पीरियड होता है तो जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें एक तो ग्लोब की मदद से दिखा रहे होते हैं, ऊपर से वो उसमें समझा भी रहे होते हैं, ठीक है। बहुसंवेदी मीडिया में क्या होता है, इसमें हमारे सभी प्रकार के माध्यम शामिल होते हैं। जैसे कि दृश्य के माध्यम से भी समझाया जाता है, बोल करके भी समझाया जाता है और संकेत करके भी, ठीक है। और जनसंचार माध्यम तो सभी प्रकार के माध्यम आ जाएंगे जो कि हमें बहुत बड़े आकार में हमारी सूचना को पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे कि प्रिंट माध्यम में हम समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकों को ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हम रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों को ले सकते हैं, और डिजिटल माध्यम में हमारा इंटरनेट हमारे जनसंचार का माध्यम हो सकता है। मल्टीमीडिया में हम अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे सभी जो हमने बहुसंवेदी मीडिया में देखा है वो ये, हम मल्टीमीडिया में हम फ़ोन, इंटरनेट, जैसे आजकल हम यूट्यूब वगैरह से जानकारियाँ ले रहे हैं, वो मल्टीमीडिया में आ जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा सेकंड चैप्टर में हमारा है प्रदर्शन कला और दृश्य कला के माध्यम। इसमें से हमारा प्रदर्शन कला और दृश्य कला 2 टॉपिक हैं, और तीसरा हमारा है कला शिक्षा में महत्व, मतलब कला का शिक्षा में क्या महत्व है ये बताना है। तो प्रदर्शन कला में हमारा नाटक, रंगमंच, नृत्य, संगीत, कठपुतली, कहानियाँ सुनना, जादू प्रदर्शन करना, यानी कि सपेरे वाला आता है ना, वैसा ही हो गया ये, और मार्शल आर्ट। और दृश्य कला में हम पेंटिंग, चित्रकला बोलते हैं, मूर्ति कला, वास्तुकला, इन सबको रख सकते हैं। तो इनके बारे में तो हमें पता ही है कि ये होते क्या हैं, ठीक है, इनसे कोई अनजाना नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में हम खुद लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको की पॉइंट ही दिया है। और ये हो गया हमारा कला शिक्षा में, मतलब शिक्षा में कला का क्या महत्व है। तो उसमें हमने देखा कि शैलियों और क्षमताओं की विविधता तक पहुंच, यानी हमारे क्षमताओं में विविधता होती है, शैलियों में विविधता होती है। अगला है हमें सौंदर्यवादी स्वभाव विकसित करता है। सौंदर्यवादी स्वभाव मतलब हम अच्छा सोच सकते हैं, यानी हम अपनी पसंद की कोई कला कर रहे होते हैं तो हमें सौंदर्य का भाव, मतलब हमें अच्छा लग रहा होता है, हम खुश मिजाज के होते हैं और सबसे अच्छे से बात कर रहे होते हैं, हमारा रवैया जो होता है वो पूरी तरीके से सकारात्मक हो जाता है। अगला है सांस्कृतिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है, यानी हम किसी नृत्य के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मराठी लोग अपना डांस करते हैं, है ना, और क्या कहते हैं सब, मतलब गुजराती अपना करते हैं, राजस्थान के लिए अलग है। इस तरीके से ये नृत्य के हो गए। इसी तरीके से हमारे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि कोई गीत अलग अलग होते हैं सबके, है ना। ये हो गए हमारे कला, और ये संस्कृति के लिए अपने अपने संस्कृति प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी टोटल मिला के भारत के लिए अच्छा हो रहा है। अगला है प्रोत्साहित करते हैं, मतलब कि प्रोत्साहित करते हैं मतलब हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, कला के माध्यम से हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, और जो हमें आ रहा होता है उसमें हम बढ़ोतरी कर रहे होते हैं, ना, एक तरीके से। और अगला है हमारा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है, यानी सामाजिक रूप से हमें जोड़ रहा होता है लोगों के साथ, है ना। अगला है समस्या समाधान कौशल विकसित कर रहा होता है, यानी हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और हम समस्याओं को अच्छे तरीके से सोच समझ के उसका ठीक तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। कला के माध्यम से हम प्रभावी संचार को विकसित कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें हमें पढ़ के लिख के समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चित्रों के माध्यम से या तो हम अलग अलग कलाओं के माध्यम से सीख सकते हैं। अगला है हमारे आत्म अनुशासन और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है ना। अगला है हमारा प्रेरणा और प्रतिबद्धता में सुधार लाता है। इसमें से हमें कुछ पॉइंट्स को ही निकाल के कम से कम 8 पॉइंट को हमने मतलब अपने बना लेना है जो हमें पूरे अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्योंकि इतने पॉइंट्स हम पेपर में नहीं लिखते हैं और इतने हमें बुक में दे रखे हैं, तो इसीलिए मैं आपको सभी बता दे रही हूँ। और आप लोगों को इसमें से कोई 8 पॉइंट निकालने हैं, बस ज़्यादा नहीं निकालना, और उसको अपना अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। लोगों की कौशल को विकसित करता है। अगला
लोगों के कौशल को मतलब हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है और हम कलाओं के माध्यम से अधिक सीख रहे होते हैं, हमारा विकास हो रहा होता है। समय प्रबंधन सुनिश्चित करता है, मतलब हम अपना एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लेते हैं कि हम अपना ये इतना कला में ही लगाएंगे, ठीक है। अपने डेली रूटीन में हम कला को एक अलग जगह देते हैं। समय मतलब कि समय प्रबंधन सुनिश्चित करता है। अगला है हमारा कार्य के प्रति समर्पण का भाव होता है, यानी जो हमारा पसंदीदा काम होता है उसको तो हम मन लगा के करते हैं, तो हमारे कार्य के प्रति समर्पण होता है, बिना मन के हम काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। अगला है स्वस्थ आत्म छवि को विकसित करता है, यानी अगर व्यक्ति कोई खुश रहेगा ना तो उसको कोई मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए वह उसकी जो आत्म छवि होगी वो स्वस्थ होगी, सकारात्मक होगी, मतलब वो सबसे हंसमुख तरीके से बात करेगा, वही बात हो गई। अपनी आत्म पहचान बनाने के लिए विकल्प होता है, यानी अब किसी कला के माध्यम से ही हम, जैसे कि बहुत सारे संगीतकारों को जानते हैं, बहुत सारे हमारे सुपरस्टार हैं, है ना, तो इसीलिए कला ही है उनकी पहचान का माध्यम, ठीक है। तो इसीलिए हमारी आत्म पहचान को बनाने में एक विकल्प के तौर पे होता है। अगला है हमें मन और शारीरिक समन्वय में सुधार करता है, यानी हमारा मतलब मन शांत रहेगा तो हमारा शरीर मतलब कि स्वस्थ रहेगा, इसीलिए हमारे लिए ये समन्वय का काम करता है। अगला है हमारे आत्मविश्वास और गरिमा का निर्माण करता है, यानी हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है कि हम इसके चलते और आगे हम अपने एक भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। भविष्य में हम एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास को जगा रहा होता है। अगला है हमें पारस्परिक संचार और संबंधों में सुधार करने में मदद करता है, यानी अगर हम कोई अच्छे कला में हमारी कोई निपुणता है तो हमसे लोग मतलब दोस्ती भी करना चाहते हैं, है ना, और हमारे जो संबंध होते हैं वो सुधर रहे होते हैं एक तरीके से। अगला है समाज के साथ मजबूत संबंध होता है, यानी कला के माध्यम से भी हम समाज से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे कलाकार ये होते हैं कि जो अपनी पेंटिंग में या फिर किसी चित्र के माध्यम से एक अच्छा मतलब अपने समाज की सकारात्मकता को दर्शा रहे होते हैं। अगला है पर्यावरण के प्रति सहानुभूति, यानी बहुत सारे चित्र हमने देख रखे हैं, जैसे कि कोई हमें ग्लोब का चित्र बनाता है, उसमें हमें पानी की बचत से संबंधित कुछ चित्र बना के दिखाया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमें पर्यावरण के प्रति ये सजग कर रहा है। अगला है हमारा निर्णय लेने की क्षमता, यानी हमें कोई निर्णय लेना है तो उसके निर्णय लेने के लिए हमें विकल्प मतलब वो देता है, एक तरीके से मतलब निर्णय लेने की क्षमता देता है ना। अगला है हमारा उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता और उचित निर्णय लेने में सक्षम बात एक ही बात हो गई, यानी कि हम निर्णय लेने में अपने आप में विश्वास कर रहे होते हैं एक तरीके से। अगला है हमारा करियर विकल्प के रूप में। करियर विकल्प के रूप में मतलब हमारे पास एक ये रहता है कि हम कला के माध्यम में हम कला की फील्ड में किसी भी आगे तक जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई हम सुपरस्टार बन सकते हैं या कोई संगीतकार बन सकते हैं या फिर कोई हम चित्रकार बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए आगे हमें दिख रहा होता है कि इसका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। अगला हमारा चैप्टर है शिक्षा में जनसंचार और प्रिंट मीडिया। जनसंचार क्या होता है, इसके लिए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जनसंचार हो रहा है। सबसे पहली बात तो जनसंचार के लिए बड़ा आकार होता है, यानी बहुत बड़े आकार में, जैसे हम क्रिकेट ग्राउंड में देख सकते हैं, उतने सारे लोगों से कोई अलग अलग से आके तो संचार कर नहीं सकता, बातचीत तो नहीं कर सकता, इसीलिए हम एक मतलब अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग देश में जैसे भौगोलिक रूप से बिखराव, मतलब कि प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जा रहा है कि अलग अलग देश में जो लोग हैं मतलब देश में नहीं, देश में भी खैर, और भारत के अलग अलग राज्यों में जो विविधता है ना, अलग अलग लोग हैं, तो उन सब के तक हमारी सूचना पहुंच रही है। विविधता से हमारे यहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा सब तक हमारे जो संचार है वो पहुँच पा रहा है। इसका हमने 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है जनसंचार को समझने के लिए। अगला है हमारा प्रिंट मीडिया के माध्यम। प्रिंट मीडिया हमारा टॉपिक है, तो प्रिंट मीडिया के हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट दिए रखे हैं अभी, पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो पुस्तक का शिक्षा में क्या भूमिका है, पुस्तक के बारे में तो हम सबको पता है ना, पुस्तक पुराने समय से चली आ रही है,
तो पुस्तक के बारे में हम खुद लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने बस पुस्तक बताया। शिक्षा में भूमिका क्या है पुस्तक की, तो हमारी ये सोच में बदलाव लाता है। सोच में बदलाव का आना पुस्तक से होता है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम पुस्तक बनती है। नए विचार उमड़ते हैं और ज्ञान का संरक्षण करते हैं। जन जन तक पहुंचती है पुस्तकें और सामाजिक संचार का माध्यम हैं। यदि आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बस मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ये सब मुझे लग रहा है कि सिंपल है, तो आप खुद एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। मानवीय मूल्यों का विकास होता है। एक राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्प्रेरक का काम करती है पुस्तक, है ना, यानी कि राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करती है। ठीक है, उत्प्रेरक शब्द को आप छोड़ दें तो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र की उन्नति के लिए पुस्तक, क्योंकि हमें राष्ट्र के प्रति जागरूक कर रही होती है, उसमें कुछ इतिहास के बारे में बता रही होती है कि ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। ठीक है, शिक्षा और मूल्य प्रदान करना, है ना, और व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होती है। ई बुक्स का चलन आ गया है, जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता है या वो मतलब आँखों से विकलांग है, बोल सकते हैं, मतलब ब्लाइंड है, तो फिर वो ई बुक्स का प्रयोग कर सकता है पढ़ने और समझने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या समाचार पत्र के बारे में सबको पता है, और इसका शिक्षा में क्या भूमिका है, शिक्षा में ये क्या रोल निभा रहा है, इससे शिक्षा में क्या मतलब हमें फ़ायदा होता है। सबसे पहली बात तो ये सूचना का स्रोत होता है ना, सूचना का स्रोत होता है, मतलब कि हमें अलग अलग प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करवाता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अगला है ये रिपोर्टिंग का एक निष्पक्ष माध्यम होता है। अगला है मतलब रिपोर्टिंग में एक निष्पक्षता होती है और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व करता है। बात वही हो गई है कि जैसा है वैसा ही दिखाया जाएगा, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसा है वैसी ही खबर को दिखाया जाएगा, निष्पक्षता रहेगी मतलब। अगला है हमारा खबर में भिन्नता। खबरों में भिन्नता का मतलब यहाँ पे है कि अलग अलग प्रकार की खबरें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, या फिर देश दुनिया में क्या चल रहा है, जैसे कि मतलब कोई नीतियाँ आने वाली हैं उनसे संबंधित खबरें होती हैं। अलग अलग प्रकार की खबरें होती हैं। और राष्ट्रीय जीवन की रेखा होती है, यानी समाचार पत्र जो है वो राष्ट्रीय जीवन की रेखा होती है। हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से बता सकते हैं, माध्यम है। विभिन्न दृष्टिकोणों के आधारों पर मुद्दे को कवर करती है, यानी कोई सा भी मुद्दा हो, अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी मुद्दों को कवर करने का काम किसका है, समाचार पत्र का। यानी कि वो हमारे देश से रिलेटेड होना चाहिए, हमारे या फिर विश्व से भी रिलेटेड समाचार आते हैं, तो वो हमारे मतलब जनता को जानने लायक कोई भी सूचना होगी तो वो हमें दिखाई जाएगी। अगला है हमारा दर्शक के तार्किक सोच को विकसित करता है, यानी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये खबर आई है तो ये सच है, झूठ है, या फिर इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। वो एक सोचने का, तार्किक मतलब तर्क करने का, सोचने विचारने का वो देता है, मतलब दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है एक तरीके से। अगला है देश को जीवित रखने का साधन होता है, यानी देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। अगर समाचार पत्र ना हो तो देश का जीवन एक अंधे के समान है, मान लो। अगला है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसमें शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है, तो अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं जो हमें सूचना प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे 5 प्रकार की पत्रिकाओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि व्यावसायिक पत्रिकाएं। व्यावसायिक पत्रिकाओं में व्यवसाय से संबंधित जो भी सूचना होती है वो दी जाती है। अगला हमारा यहाँ पे पहले उपभोक्ता पत्रिकाएं हैं, जिसमें कि हम यह गैर व्यावसायिक संबंधित होती हैं। इसमें उपभोक्ता पत्रिका को लेता है, उसको पढ़ता है, उसके बाद अपनी रुचि के अनुसार सामान को खरीदता है, इसीलिए इसे उपभोक्ता पत्रिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला है हमारा साहित्यिक या फिर अकादमिक पत्रिकाएं। इसमें जो बहुत बड़े बड़े साहित्य होते हैं उसमें से कुछ लोगों की अकादमी मतलब निकाल के, और जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो इसको लिखते हैं और ये प्रकाशित होती है। न्यूज़ लेटर एक छोटी सी 4 से 8 पेज की पत्रिका होती है, जिसमें कि स्कूल, कॉलेजों और
कार्यालयों में इसको प्रकाशित किया जाता है, मतलब दिया जाता है। और इसमें हमें हमारे जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित, हमारे लक्ष्य से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रिंट होती हैं। कॉमिक बुक्स होती है जिसमें कि चित्रों के और शब्दों के माध्यम से कुछ बताया जाता है। कॉमिक बुक में हमें चित्रों के माध्यम से बताया जाता है ना, चित्रों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से, और ये एक तरीके से हंसमुख होती है, हास्य प्रधान होती हैं, ठीक है। मतलब इसमें हंसी मजाक की कुछ बातें होती हैं। जैसे हमने आर्ची, टिनटिन, चंदा मामा, ये सब पुस्तकें पढ़ी है, पत्रिका पढ़ी हैं, ठीक है। और इसी तरीके की हैं। अगला हमारा चैप्टर है शिक्षा में मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्में आएंगी। रेडियो की शिक्षा में भूमिका क्या है? सबसे पहले तो उत्पादन लागत कम है और शिक्षक की कमी को पूरा करता है। यानी अगर टीचर नहीं है तो एक रेडियो के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। और बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत हमारा बहुभाषी देश है, तो इसमें ये रेडियो के माध्यम से बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है। मल्टीग्रेड कक्षाओं के लिए एक लाभ प्रदान करता है, यानी बच्चा यदि मतलब पठन क्रिया के माध्यम से नहीं समझ पा रहा है तो रेडियो के माध्यम से वो सुन के उस चीज़ को समझ सकता है। अगला है ये कमज़ोर छात्रों के लिए एक सहायक के तौर पे होता है, यानी कि बच्चा अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है और उसको रेडियो के द्वारा सुनाया जाता है और बार बार सुनने से बच्चे को वो चीज़ समझ में आ रही होती है और उसे टॉपिक्स मतलब समझ में आ जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच सेतु के काम करता है ना। यानी कि जैसे हमारी जो औपचारिक और अनौपचारिक मतलब स्कूली शिक्षा का भी ध्यान कराता है और पारिवारिक माहौल हमारा कैसा होना चाहिए उसके बीच में रेडियो जो है हमारा एक सेतु का काम कर रहा होता है। यानी बच्चे को दोनों तरह से तैयार करा जाता है। एक तो ये दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध करा देता है, यानी कि जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं उन्हें भी शिक्षा प्रदान करता है। अगला है अनुपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनकी कक्षा तक पहुंच करवा देता है, यानी कि ऐसे बहुत सारे भाषण होते हैं जो कि क्लास में नहीं देखे जा सकते, तो रेडियो के माध्यम से हम उनको पहुंचाते हैं आप लोग मतलब छात्रों तक, तो यह रेडियो के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है दूरदर्शन। दूरदर्शन की शिक्षा में क्या भूमिका है? दूरदर्शन मतलब टेलीविज़न से है और इसकी भूमिका क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? तो यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है, लोगों की वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करता है ना। यानी ये भी लोगों को सोचने पर, विचार करने पर मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित कर रहा होता है। अगला है हमारा पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करता है, यानी पर्यावरण के प्रति जो भी हो रहा है उसके प्रति हमें जागरूक करता है। सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित भी करता है, यानी संस्कृति से जो हमें मिला है उसे प्रोत्साहित करता है। वर्तमान में शैक्षिक टेलीविज़न की कुछ पहले हुई हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा। इस पर हमें शिक्षा से संबंधित क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है। PM ई विद्या भी इसी तरीके का एक चैनल है। स्वयं प्रभा में 34 DTH चैनलों को शामिल किया गया और PM ई विद्या में भी ऐसा ही कुछ है। और अगला है हमारा फिल्मों के माध्यम से शिक्षा मतलब शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है? सबसे पहले तो बच्चा जो हम मतलब पढ़ लिख करके नहीं समझ पाता वो दृश्यों के माध्यम से समझ पाता है, इसीलिए ये दृश्य सीखने वालों के लिए एक साधन के रूप में है। दूसरा, यह विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से जीवन देखने की अनुमति पाता है, यानी अलग अलग नज़रिए से विश्व कैसा है, लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। यानी कि हम एक फ़िल्म के माध्यम से देख सकते हैं कि गांव वालों का जीवन कैसा व्यतीत करते हैं वो लोग और एक शहर वालों का कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए अलग अलग नज़रिया रख सकते हैं। अगला है हमें कोई ऐतिहासिक घटना जो हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम उसे फ़िल्मों के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। मतलब कि प्रिंट माध्यम मतलब कि पढ़ने से ज़्यादा हमें देख कर के समझ में आती है। अगला है विषय शैली और अवधारणाओं को समझना, यानी अलग अलग प्रकार की विषय शैलियाँ होती हैं, भाषाएं होती हैं, उनको समझने में भी मदद करता है। अगला है हमारा भाषा अधिग्रहण में भी मदद करता है, यानी हमें कोई भाषा सीखनी है
तो फिर हम फ़िल्में देख सकते हैं। जैसे कि हम अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश से संबंधित कुछ मूवीज़ को देखना चाहिए, ताकि हमें सीखने में मदद मिले। हम उस पे ध्यान केंद्रित कर सकें कि क्या बोल रहा है सामने वाला, उसके सेंटेंस पर गौर कर सकते हैं। अगला है हमारा डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में इंटरनेट और वेबसाइट्स आती हैं। और इंटरनेट का शिक्षा में क्या भूमिका है, तो ये प्रभावी लागत प्रभावी होती है और सस्ती होती है ना, यानी कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकती है। छात्र, शिक्षक और सहकर्मियों की बातचीत होती है यहाँ पे, यानी बच्चा एक सहायक के मतलब सहकर्मी के रूप में शिक्षक से बातचीत कर सकता है। और एक तरीके का ये प्रभावी शिक्षण सीखने का उपकरण होता है, यानी इंटरनेट के माध्यम से बच्चा जो है वो प्रभावी तरीके से शिक्षा प्राप्त करता है, यानी उसका मन लग रहा होता है पढ़ने में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक आसान पहुंच होती है, यानी कि जो चीज़ें वो स्कूल में प्राप्त नहीं कर पा रहा था वो अब वो इंटरनेट के माध्यम से कर पा रहा है। अगला है डिजिटल मीडिया के साथ सहभागिता, यानी डिजिटल मीडिया का कैसे उपयोग करना है उसके बारे में भी हम धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। नवीनतम जानकारी के प्रति जागरूकता, यानी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है तो हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से तत्काल ही हमें पता चल जाता है। मल्टीमीडिया के साथ सीखना, यानी अलग अलग प्रकार के जो हमारे मल्टीमीडियाज़ होते हैं, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग चैनल होते हैं, इन सब के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हमारा शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकार और उनका उपयोग। तो इससे क्वेश्चन आता है, जैसा कि अभी मैंने उसमें देखा है, मतलब क्वेश्चन पेपर में डिजिटल मीडिया को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे इसको देख के इसको हटा के हम ये बोल सकते हैं कि डिजिटल मीडिया के इतिहास को देखा जाए तो हमें उसे 4 भागों में बांटा है, क्योंकि हमारा जो इतिहास है उधर से देखा जाए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम काउंट कर सकते हैं। मतलब पहली पीढ़ी में स्मृति और भाषण के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करवाई जाती थी। दूसरी पीढ़ी में हम प्रिंट मीडिया के द्वारा सीखते थे। तीसरी पीढ़ी में हम टेलीविज़न और टेलीफोन के माध्यम से सीखते थे। चौथी पीढ़ी में हम मल्टीमीडिया और इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं। अगला है हमारा ये है कि शिक्षा में डिजिटल मीडिया के प्रकार और उनका उपयोग। तो प्रकार तो हमारे हो गए टेली कॉन्फ्रेंसिंग, पॉडकास्ट। उपयोग हम इसको जो हम अंदर लिखेंगे, इसका डिटेल में लिखेंगे, वही इसका उपयोग है। जैसे कि दूर दराज में टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, जो दूर दराज में बैठे लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए एक अच्छा साधन है। और इसमें हम क्या करेंगे, ऑडियो या फिर ऑडियो वीडियो मीडिया के तहत लोगों से जुड़ेंगे और अपनी मीटिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक प्रकार हो गया, और इसके माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा इसका उपयोग हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला भी है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में क्या होता है, इसमें एक ऑडियो क्लिप होती है जो कि छोटी होती है। उसमें छोटी सी, मतलब थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप तैयार की जाती है। ये वीडियो भी हो सकती है, और इसे हम कहीं पर भी हम और अन्य काम करते हुए भी सुन सकते हैं, है ना। अगला है हमारा रेडियो। तो रेडियो के माध्यम से हम रेडियो से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको टेप को सुन सकते हैं, वैसा ही है ना, कहीं पर भी रहें तो हम सुन सकते हैं। संदेश में हमने ये देखा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनके माध्यम से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक हम संदेश को भेज सकते हैं। संदेश और सूचना बात देखी है, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है। अगला है, जैसे कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सअप और ये क्या कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे ऐप्स की बात कर रही हूँ, है ना। इस माध्यम से हम संदेश को भेजते हैं और हमारे पास भी संदेश आते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट मैप्स, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स, ये सारे हमारे एक शैक्षणिक उपकरण हैं, और अगर इन्हें डिजिटल में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ये छात्रों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा टेलीविज़न, यूट्यूब और डिजिटल शैक्षिक चैनल। इन सब के बारे में आप सभी जानते हैं कि इनका उपयोग हम वीडियोस देखने के लिए या फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं इस पर। यदि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम यूट्यूब चैनल वालों से पूछ भी लेते हैं, है ना। अगला हमारा वर्चुअल लैब्स है,
उसके अगला हमारा वर्चुअल टूर। वर्चुअल टूर में क्या है कि दूरस्थ शिक्षा के लिए ये सहायक होता है। जैसे हमारी ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी गूगल मीट पे और MS टीम के माध्यम से, तो ये हमारे वर्चुअल टूर्स हो गए है ना, जिसके माध्यम से हम दूर दूर बैठे हुए शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, अगला है हमारा LMS, जैसे कि गूगल क्लासरूम या फिर मॉड्यूल आदि होते हैं, है ना। और यह मतलब एक शक्तिशाली उपकरण होता है जिसका प्रयोग करके स्कूल द्वारा मतलब इसका लिंक, वीडियो, फ़ोटो, दस्तावेज और टेक्स्ट अध्ययन सामग्री भेज सकते हैं। और छात्र मतलब स्कूल वाले इस पर ये सारे दस्तावेज अपने भेज सकते हैं, और जो छात्र हैं वो अपना असाइनमेंट भी इसमें सबमिट कर सकता है एक तरीके से। ठीक है, मतलब ये स्कूल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगला है ऑनलाइन क्विज़ और गेम। ऑनलाइन क्विज़ और गेम एक तरीके से हमारे माइंड को शार्प करते हैं, यानी इससे ये पता चल जाता है एक तरीके से कंपटीशन में भाग लेने में हमें एक सहायक बना देते हैं। और गूगल स्लाइड्स का प्रयोग, जैसे कि हमने यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखा है अपने अपने दस्तावेज बोले तो वो अपने अपने स्लाइड्स तैयार कर रहे होते हैं ना, और उसके माध्यम से हमें पढ़ा रहे होते हैं। तो ये इसीलिए बताया गया कि जो सामान्य दस्तावेज ये उन तक पहुंच प्रदान करता है जिसके पास इनकी मतलब पहुंच है, जिसके तक पहुंच है, यानी कि जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास यूट्यूब है, तो वही हमारी स्लाइड्स को देख सकता है ना। अगला है गूगल फॉर्म, जिसमें कि हमें से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अगला है हमारा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का हम प्रयोग कैसे करते हैं, जिसके पास जीमेल खाता होता है वे ज़रूरी दस्तावेज़ों को उसमें अपना संभाल के रखता है ना। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे एक्सेस कर सकता है कहीं पर भी और कभी भी। अगला हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आजकल जो है वो मशीनों से काम होता है ना। मशीनों के द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, जैसे हम रोबोट से कोई काम करवाते हैं। आपने देखा होगा कि एलेक्सा स्विच ऑन दी AC इस तरीके से चलता है, तो वही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि सीरो, एलेक्सा और सेल्फ ड्राइविंग, यानी कि खुद कोई मतलब रोबोट हमारा ड्राइविंग करेगा, और ऐसी चलती हुई कारें भी आती हैं आजकल, बल्कि मैंने देखी तो नहीं है लेकिन सुना है बस। ठीक है, आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता से हम क्या समझते हैं, जैसे कि आजकल 3D पिक्चर्स आती हैं जिनके माध्यम से हमें वो वास्तविक लग रही होती है, रियल लग रही होती है, बिल्कुल एकदम रियल वाला लुक होता है। लेकिन लुक होता है वो असल में तो आभासी होती है, मतलब वो नकली होती है ना। यानी कि यही हमारा आभासी वास्तविकता, जिसमें 3D पिक्चर्स होती हैं और हमें अनुभव होता है कि वो वास्तविक है। ठीक है, अगला है शिक्षा में डिजिटल मीडिया का लाभ क्या है। तो डिजिटल मीडिया के हमें लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये प्रिंट साधनों का डिजिटलीकरण, मतलब कि प्रिंट जो माध्यम आते थे, हमारी पुस्तकें हैं, वो आजकल हमें डिजिटल रूप में किसी वेबसाइट पर भी मिल जाती हैं प्रिंट, है ना। मतलब हम मोबाइल से भी उसे पढ़ सकते हैं। डिजिटल शिक्षण संसाधनों का निर्माण। और अगला है हमारा बाल केंद्रित संवादात्मक कक्षाएं, जिसमें कि आसानी से बच्चा सीख सकता है और उसे मदद मिलती है ना, सीखने में मदद मिलती है बच्चे को। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक होता है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वालों से यहाँ पे हमारा दिव्यांगजन वाले बच्चों से भी है, जो कि बच्चे हमारा मतलब पढ़ लिख मतलब सुन या फिर देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी डिजिटल मीडिया बहुत ही सहायक है, क्योंकि ई पुस्तकें भी आ चुकी हैं। इस तरीके से बहुत सारे लाभ उन्हें मिल सकते हैं। व्यापक बाहरी मार्गदर्शन और नेटवर्किंग की संभावनाएं, यानी कि दूर दराज में जो बच्चा बैठा है उसको गुणवत्तापूर्ण सूचना और उपलब्धता होती है, गुणात्मक मतलब शिक्षा प्राप्त हो सकती है। नौकरी के लिए उन्मुख पाठ्यक्रम का निर्माण कराता है, यानी नौकरी में अगर किसी को किसी फील्ड में जाना है तो हम यूट्यूब से अपनी तैयारी कर सकते हैं ना, जिसके पास पैसों की कमी है। तो शिक्षक और प्रशासकों की क्षमता निर्माण में सशक्तिकरण, यानी स्कूल के द्वारा ही सबसे पहले शिक्षा मतलब कि एक टीचर को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो बच्चों को सिखाए, यानी इसीलिए शिक्षकों को प्रशासकों द्वारा एक क्षमता निर्माण किया जा रहा है ना, उसके लिए सशक्तिकरण किया जा रहा है डिजिटल मीडिया के लिए। सीखने और समय का लचीलापन, यानी हम कहीं पर भी किसी भी समय अपनी डिजिटल मीडिया के द्वारा किसी भी स्थान पर पढ़ लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा हो गया समय और स्थान का लचीलापन, मतलब किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हम कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं।
कई कौशल और दृष्टिकोणों का विकास होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के हमें स्किल डेवलपमेंट होती हैं, हमारा नज़रिया बदलता है डिजिटल मीडिया को देख के, है ना। अगला है हमारा डिजिटल मीडिया के जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं वहीं कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। अगला है कई लोगों के पास उपकरण की उपलब्धता में कमी होती है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास होता ही नहीं है, मतलब फ़ोन या इंटरनेट। अगला है फीडबैक से संबंधित समस्याएं होती हैं, यानी कि अगर हम सामने सामने वो कर रहे होते हैं, मतलब कि शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो हम सामने अपने टीचर को अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं तो वो उसको तुरंत ही तत्काल में सॉल्व कर देता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी सुविधा नहीं होती है। अगला है ध्यान बनाए रखने में भी बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, यानी कि अगर ज़्यादा देर तक हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर भटक जाता है। जैसा कि हम क्लास में अपना पार्टिसिपेट करते हैं वैसा पार्टिसिपेट हम घर पे बैठ के दूरस्थ शिक्षा से नहीं कर पाते हैं। अगला है शिक्षकों और छात्रों के पास डिजिटल उपकरणों का अभाव होता है, यानी शिक्षकों के पास तो भले से एक बार के लिए मतलब उपकरण मतलब अवेलेबल भी हो जाएं, वो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन छात्र कभी भी डिजिटल उपकरण ख़रीदने में सहायक नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास ये उपकरण होते हैं। अगला है आमने सामने की शिक्षण में चुनौती होती है, यानी कि अगर अभी हम मतलब कि डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर हमें कभी बाद में आमने सामने की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ जाए तो हम उसमें चुनौती का एक सामना कर सकते हैं, जैसे कि हमें बात करने में तब हम सामाजिक रूप से एक तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे टीचर या फिर किसी अपने सहपाठी के साथ भी नहीं जुड़ सकते हैं। अगला है हमारा साइबर क्राइम का भी समस्या होती है ना, यानी कि हमारी जो जानकारी है उसकी गोपनीयता में समस्या हो सकती है एक तरीके से, है ना। अगला है हमारा डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी पहल। तो डिजिटल शिक्षा के लिए कुछ सरकारी पहलें करी गई हैं, जैसे कि ICT@स्कूल योजना और वैश्विक शिक्षा 2030 का एजेंडा एक तैयार किया गया है। अगला है हमारा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के द्वारा पहल की गई हैं, जैसे कि ऊपरी वाली टॉपिक है, जैसे कि दीक्षा हम इसको ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा भी कहते हैं, लेकिन हम दीक्षा के माध्यम से समझते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है, जैसे क्लास 1 से लेकर 12 तक की सारी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है, और टीवी चैनलों के माध्यम से, जैसे कि स्वयं प्रभा, ये 34 DTH चैनलों का एक माध्यम है जिसके माध्यम से इसमें भी हमारी स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। अगला है मुक्त विद्यालयों के लिए सेवा पूर्व शिक्षा के लिए, यानी कि इसमें क्लास 9 से 12 के लिए भी दी जाती है कक्षाएं। ऑन एयर में भी हमारी क्लास 1 से लेकर 12 तक अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। निःशक्तजनों के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि यहाँ पर हमें सांकेतिक भाषा में शिक्षा प्राप्त करवाई जा सकती है, जो कि हमारे जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं वो सीख सकें। ई पुस्तकें सभी के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो चुकी हैं। अगला हमारा मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडारण, ये भी एक योजना पहल की गई थी जिसके अंतर्गत बहुत सारी हमें समस्याओं से समाधान मिला है, यानी कि अलग अलग प्रकार की हमें मतलब सहायता दी गई है एक तरीके से बच्चों को शिक्षा से संबंधित। अगला चैप्टर है हमारा सिक्स्थ चैप्टर में हमारा मीडिया संस्कृति, विचारों, अनुभवों और रुचियों चर्चाओं द्वारा समझना। मीडिया का उपयोग हम 4 उद्देश्यों के लिए करते हैं। सबसे पहला हम आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं, दूसरा हम संगति के लिए करते हैं, तीसरा निगरानी बनाने के लिए करते हैं, चौथा व्याख्या करने के लिए। आनंद प्रदान के लिए जैसे हम संगीत वगैरह सुनते हैं, संगति के लिए यानी कि जैसे हम किसी भी स्टार को या खिलाड़ी को हम फॉलो कर रहे होते हैं, इसका मतलब है हम उसकी संगति में जाना चाहते हैं। अगला है हम निगरानी रखने के लिए। निगरानी से यहाँ पे तात्पर्य है कि हम जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपनी निगरानी रखते हैं, है ना, और कोई हमें मतलब मूवी टिकट बुक करनी है तो हम लोग इस तरीके की निगरानी रखते हैं। और सोशल मीडिया साइट्स मतलब ऑनलाइन मीडिया का ही प्रयोग करके हम ऑनलाइन टिकट भी बुक कर रहे होते हैं, है ना। अगला है हमारा व्याख्या, यानी किसी भी खबर को डिटेल से जानने के लिए भी हम मीडिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि कोई भी खबर ऐसी है फिर वो क्यों हुई और कैसे ये घटना, इसका क्या कारण था, इस तरीके से हम डिटेल में जानने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अगला है मीडिया संस्कृति की समझ 3 व्यापक रूपों में है,
जैसे कि एक तो स्वीकार्य व्यवहार कोड की पहचान, यानी एक व्यवहार मतलब स्वीकार्य व्यवहार की पहचान करना, ठीक है। यानी कि किसी की छवि, जैसे कि एक पुलिस कर्मचारी की छवि हमें सोशल मीडिया के द्वारा ही पता चलती है। हम फिल्मों में देखते हैं कि सिंघम जैसी कोई मूवी आ जाती है तो हमें लगता है कि हाँ, पुलिस वालों की छवि इस तरीके से सकारात्मक है, ठीक है। और हमारी दुनिया में क्या और कौन मायने रखता है, जैसे कि हमने देखा सुपरस्टार, उनके बारे में हमें पता चलता है, वही हमारी दुनिया में मायने रखते हैं। और हम देखते हैं कि आज के दिन में, आज के समय में कौन ज़्यादा प्रचलित है, वही मायने रखता है। यानी कि कौन सा नेता, कौन सा खिलाड़ी, कौन सा मतलब सुपरस्टार जो आज के दिनों में मायने रखता है, जो प्रचलित है, यानी जिसके फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा है ना। इस तरीके से हम अनुमान लगा सकते हैं। यह हमें मीडिया निर्धारित करता है, और यह निर्धारित करना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि हम दूसरों से पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या जूता हमारे लिए ठीक लगेगा, क्या ये हमारी शर्ट हम पे अच्छी लग रही है। इस तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं दूसरों से। अगला है हमारा मीडिया के बारे में जागरूकता विकसित करने के तरीके। तो मीडिया के बारे में हम जागरूकता कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले विश्वास करना है या नहीं करना, इसका निर्णय लेना हमें मीडिया के द्वारा पता चलता है। अप टू डेट रहना, यानी मीडिया हमें हर सूचना के लिए अपडेट करती रहती है कि आज देश दुनिया में क्या चल रहा है और क्या कहते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जानकारियों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, यानी कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी जानकारी गलत है, इसके बारे में भी हमें ही पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला है हमारा क्या कहते हैं, मीडिया जागरूकता को विकसित करने के लिए मीडिया साक्षरता के कुछ सिद्धांत हैं। यानी कि मीडिया जागरूकता के लिए कुछ सिद्धांत हैं। मीडिया जागरूकता, इस वाले पॉइंट को आप नोट करिएगा, क्योंकि ये जो मीडिया जागरूकता वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया था एक बार। ये हमारा, जैसे कि हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता का निर्माण करता है, यानी हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सब हमें मीडिया निर्धारित करता है ना। हमारी व्यक्तिगत वास्तविकता क्या है, ये सब हमें मीडिया ही बताता है। अगला है हमारा मतलब कि औद्योगिक दबाव का प्रभाव रहता है मीडिया पे, है ना। एक तो व्यक्तिगत वास्तविक निर्णय उसके द्वारा होते हैं, मीडिया के द्वारा। दूसरा, औद्योगिक दबाव से प्रभावित होता है। तीसरा, औद्योगिक दबाव से प्रभावित मतलब कि जैसा ही कोई कंपनी वाला उसे सूचना देगा वैसी ही खबरें वो दिखाएगा, है ना। यानी एक तरीके से पेड न्यूज़ बोल सकते हैं हम। राजनीतिक दबाव से प्रभावित मतलब कोई राजनेता यदि उन्हें पैसे दे देता है तो वो उनके पक्ष में खबर छापेगा। यदि उससे ज़्यादा कोई दूसरी पार्टी वाला दे देता है तो इसका मतलब है वो दूसरे की खबर छापेगा, है ना। इस तरीके से हो गया। मीडिया प्रारूप से बंधा होता है, यानी उसने ये निर्धारित करा होता है कि वह कौन सी खबर कितने देर दिखाएगा और कौन सी खबर पे ज़्यादा मतलब कॉन्संट्रेट करेगा और कौन सी खबर को एकदम पूरा मतलब महत्व दिया जाएगा, वो मीडिया निर्धारित करता है और उस प्रारूप से बंधा होता है कि उसे यही वाली खबर दिखानी है। अगला है वो दर्शक मीडिया के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दर्शक जो है वो मीडिया के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। मतलब मीडिया जो है वो खबर भी दर्शकों के मुताबिक छापता है कि दर्शकों की किस टॉपिक पे ज़्यादा रुचि है। हम समाज के रूप में कौन है, ये भी मीडिया ही निर्धारित करता है। अगला चैप्टर हमारा है पाठ हमारा 7वां है, पाठ और शिक्षा के स्रोत के रूप में मीडिया। शिक्षा में समाचार पाठ का उपयोग करने के कुछ लाभ होते हैं। ये लाभ क्या होते हैं? पाठ शिक्षा से हमारा तात्पर्य प्रिंट मीडिया से ही है, ठीक है। कम समय में प्रभावी ढंग से कोई अगर जटिल विचारों को प्रदर्शित करता है, तर्क विकसित करने के लिए एक सहायक होता है, वो हमारा प्रिंट मीडिया है ना। इसका लाभ होता है ये जानकारी और ज्ञान पर महत्वपूर्ण मनन यानी चिंतन मनन करने के लिए एक सहायक होता है। जागरूकता विकसित करता है, जैसे कौन सा मुद्दा उठा है, कौन सी घटना हो रही है, क्या क्या जानकारी आ रही है, ये सब हमें इसके प्रति जागरूक करता है। अगला है वास्तविक दुनिया से परिचित कराता है, यानी पूरी दुनिया में चल क्या रहा है उसके बारे में हमें ये बता रहा होता है, जागरूक कर रहा होता है, यानी कि वास्तविक दुनिया से हमें परिचित रखता है।
अगला है हमारा रुचि को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सहायक होता है, यानी अलग अलग प्रकार से हमें चित्रों के माध्यम से या फिर अलग अलग तरह से हमें ये बताता है, हमारी रुचि को लंबे समय तक बनाए रखता है और सारी खबरों को डिटेल में दिया जाता है यहाँ पे। अगला हमारा कौशल विकसित करने में सहायक होता है, यानी हम अलग अलग हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर विकास हो रहे होते हैं सोचने संबंधी। नए उदाहरणों को देखने में सक्षम बनाता है, यानी अलग अलग प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं और नए अनुभव प्रदान करता है। अलग अलग लोगों से हम अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रदान करते हैं, यानी कोई अच्छा है बुरा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी सोच अच्छी है उसकी बुरी है, उसका पहनावा कैसा है, इस तरीके के अनुभव हमें मिलते हैं। ठीक है। अगला है हमारा मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता में 5 प्रकार बताए गए हमें। सबसे पहला सूचना साक्षरता, यानी इसमें सूचना से संबंधित कोई भी जानकारी होगी उसका पहले आकलन करना। इसका मतलब है हम किसी भी चीज़ को मतलब छानबीन करना, एक तरीके से हमारी साक्षरता होगी, है ना। ठीक है। तो इसलिए कोई भी सूचना है उसका आकलन करना है, उसके बारे में गणना करनी है, एक तरीके से उसकी पुष्टि करनी है टोटल मिला के। अगला है हमारी समाचार से संबंधित कोई भी हम समाचार सुन रहे हैं उसकी साक्षरता। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम यही करेंगे कि उसकी छानबीन करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है। ये हो गई हमारी समाचार के प्रति साक्षरता। महत्वपूर्ण मीडिया संबंधी साक्षरता, इसमें पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादियों के प्रति कोई भी हमारा जो विचार है उसको देखते हुए हम इसको जांच करेंगे एक तरीके से। डिजिटल मीडिया में भी ऐसा ही है और दृश्य मीडिया में भी यही है कि हम दृश्य मीडिया में हम चित्र देखेंगे, चित्रों का हम स्पष्टीकरण ढूंढेंगे, है ना, कि चित्र कहना क्या चाहते हैं, इसमें कोई रूढ़िवादी सोच ना हो, कोई पूर्वाग्रह से संबंधित मतलब हमें दर्शाया ना जा रहा हो। ठीक है। उसके प्रति हम अच्छे से जांच करेंगे एक तरीके से। तो ये हमारी दृश्य साक्षरता होगी। मीडिया साक्षरता के लिए 3 युक्तियाँ यहाँ पे सुझाई गई हैं। तो सबसे पहला हमें बताया गया लेखक और प्रकाशक कौन है इसका पता लगाना, दूसरा विश्वसनीय शोधकर्ता है या नहीं ये बताना, तीसरा ये बताया गया है कि तथ्य कहानी है या फिर काल्पनिक है, मतलब तथ्य एक तरीके से सच्चा है या झूठा है, इसके प्रामाणिकता को सिद्ध करना। ठीक है। अगला हमारा 8वां चैप्टर है जो कि कहानियाँ, आख्यान और विज्ञापन, ऐतिहासिक धारावाहिक और सामाजिक फिल्में, जिसमें कि कहानियाँ क्या होती हैं, काल्पनिक या फिर सच्चाई पर आधारित होती हैं और आख्यान क्या होते हैं, आख्यानों को प्रमाण आधारित कहा जा सकता है और इसका शोध के उपरांत ही लिखा जाता है ना, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको शोध करके लिखा जाता है। अगला हमारा ऐतिहासिक धारावाहिक। तो हमारे ऐतिहासिक धारावाहिक जैसे कि हमने दूरदर्शन के बारे में देखा है कि हमारे टीवी का जब हमारा टीवी का आगमन हुआ तो इसमें अलग अलग प्रकार के दूरदर्शन के चैनलों पर अलग अलग धारावाहिक आए शुरू में और इन्होंने खूब मतलब प्रचलित भी हुए। सबसे पहला हमारा रामायण है जो कि रामायण के बारे में सब जानते हैं, ये 1887 में आया। महाभारत, इसके बारे में भी सभी कहानियाँ जानते हैं कि ये हमारा 1888 में आया। अगला हमारा धारावाहिक था भारत एक खोज। भारत एक खोज भी 1888 में आया जो कि नेहरू जी की एक पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि 1944 में लिखी गई थी, उसी का रूपांतरण है ये। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में लिखा गया है। और मालगुडी डेज जो कि 1986 में आया था, इसमें जीवन के संघर्ष और पिछली घटनाओं के विचारों से संबंधित कहानी को दर्शाया गया है। वागले की दुनिया 1888 में आया था, इसमें आम आदमी के सामने आने वाले कुछ संघर्ष हैं और उनके विकास के मुद्दे संबंधित नैतिकता से संबंधित ये अगले वाले का है, मतलब आम आदमी के सामने आने वाले कुछ संघर्ष और उसके विकास के मुद्दे से संबंधित था। ये विक्रम बेताल जो था वो नैतिकता से संबंधित था और 1988 में आया था। हम लोग एक धारावाहिक था जो कि 1984 से 90 तक चला और इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार के बारे में बताया गया था, मतलब मध्यवर्गीय परिवार के मुद्दों को समझाया गया था कि उनकी जीवनचर्या कैसी होती है।
अगला है हमारा करमचंद। करमचंद 1885 में आया था। जो इसमें यह एक जासूसी कथा थी और इसमें सतर्क रहने के तरीके से संबंधित मतलब मतलब इसमें सतर्क रहने के तरीके बताए गए थे, जैसे कि हमारा क्राइम पेट्रोल है ना, उस तरीके का था ये। अगला है हमारे विज्ञापन। विज्ञापनों में जैसे हमने 4 विज्ञापन बताए हैं। तो पहला तो हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा का है, जैसा कि सब लोगों ने देख लिया होगा अब तक, और उसकी कहानी भी सबको पता ही है। और जैसे कि एक महिला होती है जो कि जाती है वहाँ पे मतलब दुकानदार के पास और अपने पसंद का मतलब कि डिटर्जेंट मांगती है, लेकिन उसको दुकानदार जो होता है वो महंगा सरफ़ ला के दे देता है। और उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, सस्ता मिलेगा तो यही लेंगे क्योंकि यही अच्छा है। और उस एक टैगलाइन के साथ बताती है अपनी कि मतलब कम पैसों में मिले तो ऐसा क्यों ना ले, वैसा क्यों ले, है ना। तो मतलब एक तरीके से इसे सस्ता बता रही होती है वो, ठीक है। और संतूर साबुन में भी हमने देखा है कि एक व्यक्ति की एक महिला की सुंदरता के बारे में दिखाया गया है। और एक जो MDH का मसाला है ये बताया गया है कि एक जो मतलब बूढ़े व्यक्ति के लिए अच्छा है तो फिर ये सभी के लिए अच्छा हो सकता है ना। और जलेबी में भी एक बच्चे को दिखाया गया है कि बच्चा मतलब जलेबी, ये ऐड जलेबी का ही है, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप लोगों को जैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कि ये जो हमारा है इसमें ये दिखाया गया कि सारा घर एक तरफ और खाना पीना एक तरफ, है ना। अगला है हमारा सामाजिक फिल्में। तो मुख्य रूप से हमारी 2 फिल्में हैं सामाजिक फ़िल्मों में, एक तो मुग़ल आज़म है, दूसरी मदर इंडिया। मुग़ल आज़म में हमारा बताया गया है कि मतलब जो प्रेम है वो मतलब एक हिसाब से सही है और उस समय के हिसाब से ये कोई शर्म की बात नहीं थी। और जैसा कि हमने हिंदी अगर सबके पास है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मुग़ल आज़म पिक्चर कैसी है। और मदर इंडिया में एक भारतीय नारी के बारे में, उसकी नारी शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये हमारी दूसरी पिक्चर है, ठीक है। अगला है हमारा 9वां चैप्टर। 9वें चैप्टर में हमारा है सोशल मीडिया के आधान, धारणा और स्मृतियाँ। इसमें ध्यान सबसे पहला है टॉपिक हमारा। ध्यान क्या होता है, यानी एक समय में हमें एक ही कार्य करना चाहिए और अगर हम 2 कार्य करते हैं तो वो हमारे हम काम के साथ एक तरीके से न्याय नहीं कर रहे हैं और वो हमारा काम जो है बनने के बजाय बिगड़ ज़रूर जाता है ना। तो ये ध्यान मतलब कि हमें एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, हमें मल्टीटास्किंग वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना है, ठीक है। यही ध्यान है। मल्टीटास्किंग करना ध्यान के लिए एक अवधान हो सकता है ना, रुकावट हो सकती है। ध्यान के लिए कुछ प्रकार बताए गए हैं। सतत ध्यान में क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमें कब कब अंतराल लेना है, यानी कि हमें पॉज कब कब लेना है। यानी कि यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा था कि एक शिक्षार्थी को पता होता है कि वह परीक्षा के दौरान अपने प्रत्येक प्रश्न पर कितना समय देगा और उसके बाद उसे कहाँ दूसरे प्रश्न के लिए अंतराल लेना है और इस तरीके से वो पूरी संपूर्ण प्रश्न पत्र को सॉल्व करेगा, है ना। इस तरीके का कुछ बता रखा है, ठीक है। अगला है वैकल्पिक ध्यान। वैकल्पिक ध्यान और एकाग्र ध्यान। वैकल्पिक ध्यान में हमें बताया गया था एकांतर ध्यान है, अभी बता देती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। एकाग्र ध्यान में बताया गया है कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी का मतलब खिलाड़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे तुरंत के तुरंत एकदम सबसे पहली बात तो खिलाड़ी को एकदम चौकस रहना चाहिए कि उसे तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है ना। जैसे कि अचानक से अभी हमारे पीछे से एक बिजली कड़क जाती है तो हम अचानक से ऊपर देखते हैं, मतलब हमने एकाग्र ध्यान किया। तुरंत अचानक से कोई चीज़ का रिएक्ट करना हमारा एकाग्र ध्यान के अंतर्गत आता है। चयनात्मक ध्यान में क्या होता है, चाहे कितनी भी सामने शोर हो रहा हो, हल्ला हो रहा है, हम किसी भी अगर हम किसी ध्यान में लगे हैं तो हमारा ध्यान वहाँ से भटकेगा नहीं। जैसे कि एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा था कि हम जो है एक उसमें क्या कहते हैं एक उपन्यास लिख रहे हैं और अगर सामने से हमारे टीवी चल रही है या फिर रेडी पटरी वालों की आवाज़ आ रही है तो हमारा ध्यान जो है वो भटकेगा नहीं, हम अपने साहित्य से नहीं हटेंगे, हम अपनी कहानी जो अपना उपन्यास लिख रहे हैं हमारा ध्यान वहीं बना रहेगा। अब मैं वैकल्पिक ध्यान के बारे में आपको बताती हूँ। वैकल्पिक ध्यान में ये था कि जैसे कि क्या कहते हैं टेलर है, टेलर ही बोलेंगे ना, एक टेलर है जो कि मतलब दर्जी लिखा हुआ था वहाँ पे, दर्जी था जो
जो कि दर्जी है और अपने बच्चे को पढ़ाता भी है, यानी कि वो शिक्षा भी दे रहा है और वो दर्जी का भी काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ध्यान अपना भटका रहा है, लेकिन वो उन दोनों के बीच में एक स्विच लेता है। इसका मतलब है पॉज लेता है, वो रुक रुक के वो एक काम के बाद दूसरे काम को करता है। इसीलिए वैकल्पिक ध्यान है, यानी कि एक काम के बाद दूसरा काम करना एक तरीके से सही है, यानी कि संक्रमण इसको बताया गया था। एक काम के बाद दूसरे काम के प्रति संक्रमण के जरिए हम जुड़ते हैं। अगला है हमारा सीमित ध्यान। सीमित ध्यान में हमें बताया गया कि एक साथ हम दो कार्य करते हैं, जो कि एक काम के मतलब काम के प्रति एक तरीके से न्याय नहीं है, अन्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक साथ दो काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है हम दोनों काम के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों काम कभी बन नहीं सकते, क्योंकि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। अगला है हमारा धारणा। धारणा क्या होती है? जब हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, है ना, यानी हम उसके प्रति कोई धारणा बना लेते हैं, वो अच्छा है, वो ऐसा है, वैसा है, हम बता देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है वो तो बाद में हमें पता चलती है। मतलब किसी के प्रति हम सकारात्मक या नकारात्मक धारणा बना सकते हैं, है ना। अगला है स्मृति। स्मृति क्या होती है? स्मृति हमारी पुरानी यादें होती हैं, यानी भविष्य में जो कुछ भी हमने किया था उसका पुनः प्राप्ति ही स्मृति के रूप में हम देख सकते हैं। स्मृति के 3 प्रकार बताए गए हैं। संवेदी स्मृति, लॉन्ग टर्म संवेदी स्मृति में हम 3 प्रकार से इसको मतलब समझ सकते हैं। सबसे पहला, हम स्पर्श करके हमें कुछ समय तक के लिए कुछ याद रहता है, या फिर हमें देख करके या फिर सुन करके कुछ चीज़ें याद रहती हैं कुछ पल के लिए, थोड़े समय के लिए। तो ये हमारी संवेदी मेमोरी में आ गई। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मतलब कि कुछ समय के लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रहती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमें बहुत समय के लिए कोई चीज़ याद रहती है, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम लंबे समय तक याद रखें। कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका उपयोग हम करते हैं आजकल की दुनिया में, अधिक उपयोग करे जाते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, ट्विटर। इन सब का उपयोग हम कैसे करते हैं? यानी कि हम वीडियो पोस्ट करने के लिए या फिर किसी को चैट करने के लिए, है ना। इस तरीके से आप लोगों को इन सब के बारे में पता है, तो इसलिए ये आप लोग खुद कर लेंगे। अगला है हमारा लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर, समाचार और विचार, स्वामित्व, प्रयोजन और हितों का विश्लेषण। समाचार के मुख्य रूप से 5 घटक बताए गए हैं। नवीनता, यानी कि जो भी कुछ नया समाचार में आया है, यानी कि जो भी कुछ नया आया है, नया टॉपिक से हमें सूचना प्राप्त करवाना है ना दर्शकों को। मध्यस्थता मतलब कि माध्यम से है यहाँ पे। स्थानिक परिवहन, यानी कि जिस स्थान पर घटना हुई है वहाँ की स्थान और समय सीमा को बताना। अगला है स्थायी अंतराल, यानी कि एक पहले के ज़माने में जब हमारे उपकरण नहीं हुआ करते थे तो सीमित अंतराल हुआ करता था, यानी कि एक खबर को सीमित समय में ही जल्दी से जल्दी और सही तरीके से बताना होता था। अगला है सच्चाई, 5वां घटक है, जो कि सच्चाई को आज के डेट में एक तरीके से आलोचना करी जाती है, क्योंकि आजकल समाचार में सच्चाई जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगला है टेलीविज़न, समाचार पर आलोचनात्मक टिप्पणी। ये जल्दी जल्दी चलते हैं, है ना, जल्दी जल्दी खबर के उससे क्या होता है, मतलब कि खबरों की गति में तीव्रता होती है। इसकी मतलब इसके चलते हमें खबर समझ में नहीं आती है। अगला है मानवीय प्रतिक्रिया में कमी, यानी कि जल्दी जल्दी खबर चलने की वजह से मानव जो है वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। अगला है मुख्य घटनाओं पर ध्यान बनाए रखने में असमर्थता होती है, यानी कि फटाफट की खबरें होती हैं तो हम मेन टॉपिक पे मतलब ध्यान नहीं बना पाते हैं, ध्यान हमारा हट जाता है। अगला है हंसमुख संगीत, एक मतलब कि जो टेलीविज़न पे खबर आ रही होती है उसके पीछे एक संगीत बज रहा होता है, वो संगीत हंसमुख ही होता है अक्सर कर, और ये कभी कभी मतलब कि मानवीय भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें जब भी हमारी कोई दुखद खबर आती है या सुखद खबर आती है, दोनों टाइम पे एक ही प्रकार का संगीत बज रहा होता है, जो कि दुखद खबर के समय वो एक तरीके से मानव को पीड़ा पहुंचा सकता है। अगला है कि टेलीविज़न में हमारे बच्चों और वयस्कों के बीच की जो रेखा थी उसे धुंधला कर दिया है। अगला बच्चे के बचपन
पर इसका प्रभाव पड़ा। यानी कि आज वक्त से पहले बच्चा बड़ों की तरह बातें करने लग जाता है और वह सभी जान जाता है, जो कि एक छोटे बच्चों को जानना भी ज़रूरी नहीं होता। अगला है बच्चे को वयस्क सरोकार से भी अवगत कराया दिया जाता है। अगला है हमारा समाचार पर नियंत्रण। समाचार पर नियंत्रण जैसे कि प्रेस की प्राथमिकता, यानी मुख्य रूप से प्रेस की प्राथमिकता होती है। इसमें क्या होती है, जानकारी को कहानी में परिवर्तित किया जाता है। यानी सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन के पत्रकार होते हैं वो सारी खबरों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको एक कहानी के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद उसे प्रदर्शित करके हम तक पहुंचाया जाता है। अगला है किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए। यह भी मुख्य रूप से जो हमारे समाचार पत्र मतलब कि कंपनियां होती हैं वो निर्धारित करती हैं कि किन खबरों को हम तक पहुंचाया जाएगा और किन को नहीं, किन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगला है बाहर से पड़ने वाले दबाव, यानी कि ऊपर से उन्हें बताया जाता है, यानी कि मीडिया कंपनियों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सी खबरों को दिखाया जाएगा, वही उनका बाहर से पड़ने वाला प्रभाव होता है। यानी अगर कोई उन्हें अगर एक तरीके से पैसे दे के अगर ये बोल दे कि इस खबर को रोक दिया जाए, तो फिर वो उस खबर को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उनका बाहर से पड़ने वाला प्रभाव है। वो अक्सर कर धन के लाभ में भी ऐसा करते हैं। अगला है औद्योगिक दबाव का प्रभाव, यानी औद्योगिक दबाव का प्रभाव जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था कि जो व्यावसायिक कंपनियां होती हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए भी उन पर दबाव डालती हैं और उनके अपने कंपनियों का प्रमोशन के लिए एक तरह से मतलब कि पे कर रही होती हैं, तो वो बोलती हैं हमारी खबर ही चलाई जाए। अगला है राजनीतिक दबाव का प्रभाव। राजनीतिक रूप से भी दबाव बना रहता है और राजनीतिक समाचार मतलब कि राजनीतिक जो नेता होते हैं वो अपनी खबरों को ही चलवाना चाहते हैं चैनलों पे। अगला है पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ सबको पता है कि जो पैसे देके खबरें चलवाई जाती है या फिर वो किसी भी तरीके से भुगतान की गई हों, और एडवर्टोरियल यानी अपने उत्पाद का प्रचार करवाना, यानी कि अपनी कंपनी को प्रोत्साहित करना एक तरीके से कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना और पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना।